नमस्कार। न्यूज डंका के इस विशेष प्रोग्राम में मैं दिगंबर नाइक सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में नदीम श्रवण ये संगीतकार की जो जोड़ी है उसमें से श्रवण कुमार जी आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दिगंबर जी। मुझे बहुत खुशी है कि न्यूज़ डंका के इस कार्यक्रम में मैं आज आप लोगों के साथ शामिल हूं और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज़ डंका को। थैंक यू। और हम भी न्यूज डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ऐसा है कि जैसा ही आपका नाम आता है, श्रवण जी का नाम आता है जी, तो हम हमारे बचपन में निकल जाते हैं। मतलब अच्छा उस टाइम में वो एक दौर था जी, तभी आशिकी करके एक फिल्म आई थी। बिल्कुल सही है। मतलब श्रवण जी, आप बहुत बड़े संगीतकार हो, आपने बहुत संगीत किया होगा, इस क्षेत्र में आपका नाम काफी है जी। लेकिन आशिकी आने के बाद एक जो टर्निंग पॉइंट आता है करियर में जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट आशिकी ही है। बहुत सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और तभी ऐसा था कि जब तक आशिकी का गाना मैं सुनता नहीं हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा तो आशिकी का जो ये दौर था, वो दौर चालू होने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया या? डेफिनेटली आशिकी फिल्म से ही नदीम श्रवण की पहचान जो है वो मार्केट में आई। और आशिकी के पहले भी हमने करीब 18-20 फिल्में की थी और बड़ी बड़ी फिल्में थी। ऐसा नहीं कि कुछ छोटी मोटी फिल्म थी, और बड़ी बड़ी फिल्में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाग्योदय जिसको हम कहते हैं कि भाग्य का उदय, वो जब होना है तभी होता है। तो आप समझिए कि 90s में जब ये आशिकी रिलीज़ हुई, बस उसके बाद जो है वो कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद आशिकी जब उसके 8 गाने जब रिलीज़ हुए तो ये समझिए कि हम जहाँ रहते थे वहाँ खास सिर्फ अपने पहचान अपने दोस्तों के साथ हुआ करती थी। हमारे जो मित्र थे वो हमें पहचानते थे कि श्रवण जी कुछ म्यूज़िक का कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आशिकी का कैसेट रिलीज़ हुई, बस ये समझिए कि पूरी तारदेव जो है वो मतलब कुछ भूचाल आ गया वहाँ पर, क्योंकि 2-3 कैसेट की दुकानें थी और वहाँ सिर्फ आशिकी के ही गाने बजते थे। और वो दुकान वाले भी जो है वो मतलब दीवाने हो गए थे। बस श्रवण जी हमारे यहाँ आइए, एक कप चाय पी लीजिए, 10 मिनट बैठिए, आप देखिए आशिकी कैसे बिकती है। और बिलीव मी, 2-3 दुकानें थी और धड़ाधड़ बिल्कुल जस्ट लाइक अ हॉट केक वो तारदेव एरिया जो है वो गूंजने लगा। और सिर्फ तारदेव ही नहीं गूंजा, पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग आशिकी के गानों की इतनी तारीफ करने लगे। आपको बताऊं कि कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो ये बोलते थे कि अभी नदीम श्रवण को मैच्योर होना ज़रूरी है, अभी मैच्योरिटी नहीं है, अभी सीखना ज़रूरी है। वो प्रोड्यूसर्स जो है आशिकी के गाने जब रेडियो से बजने लगे, एक सवेरे 8:30 बजे का कोई एक प्रोग्राम आता था, उसमें 8:30 बजे से 9:30 के बीच में नए नए गाने बजते थे। तो वो गाने सुन के वो प्रोड्यूसर बोलने लगे कि ये नदीम श्रवण है जो अभी संगीतकारों को संगीत सिखाएंगे। तो ये चेंजेस, इतना बड़ा परिवर्तन, ये चेंजेस लोगों में आया। उस समय आप तारदेव में रहते थे? जी, मैं तारदेव में रहता। और आपने ये जो संगीत की शुरुआत है आपके जीवन में, आप कितने साल के थे तभी से हो गए? देखिए, ऐसा मुझे याद है कुछ मैं 4 या 5 साल का था, तो रविशंकर जी का एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में मेरे पिताजी भी गाने वाले थे। ध्रुपद धमार, पंडित चतुर्भुज राठौड़ मेरे पिताजी का नाम है, और वो ध्रुपद धमार गाते थे। तो रविशंकर जी का प्रोग्राम चल रहा था और 4 साल की उम्र में मैं थोड़ा रविशंकर जी के सितार की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ। और वो चाय वाय पी रहे थे अलग कमरे में, और मैंने जाके वो सितार पे हाथ मार दिया। तो कुछ आवाज़ निकली वहाँ से, तो रविशंकर जी चिल्लाए, अरे देखो कौन है ये, मेरी सितार पे किसने हाथ मारा है? तो बोले ये राठौड़ जी का लड़का है। तो बोले अगर राठौड़ जी का लड़का है तो उसको हक है। अच्छा। तो आप समझिए कि बस उसी समय से वो रविशंकर जी का सितार सुना और पिताजी का गाना सुनते थे हम। और
जैसे मैंने बताया आपको कि रमाकांत मापसेकर जी तबला भी बजाते थे और मृदंग भी बजाते थे, तो हमारे पिताजी के साथ वो ही मृदंग बजाते थे। तो बड़ा अच्छा, मतलब एक 4 साल की उम्र से ही म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्शन हो गया और क्लासिकल म्यूज़िक की नॉलेज हमने धीरे धीरे लेना शुरू की। और मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में था मैं, और आराधना फिल्म रिलीज हुई, आपके SD बर्मन साहब की, राजेश खन्ना जी की फिल्म। तो आराधना के गाने जो हैं वो मेरे नस नस में बस गए और पता चला कि ये फिल्म का म्यूजिक जो है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, क्लासिकल म्यूजिक से भी ज़्यादा फिल्म का म्यूजिक बॉडी के अंदर जो है वो हलचल कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? तो फिर मेरे पिताजी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये फिल्म म्यूजिक है, और फिल्म म्यूजिक जो है एक लाइट क्लासिकल या फोक म्यूजिक का एक मिश्रण होता है, जिसमें कि बड़े अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बोल होते हैं और शब्द प्रधान गाने बनते हैं, उसमें इमोशंस होते हैं। अगर आपको फिल्म म्यूजिक अट्रैक्ट कर रहा है तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर अपना ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि पापा मुझे बताइए कि इसमें क्या करना होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ बेसिक राग होते हैं, उन राग का नॉलेज आपको होना चाहिए। करेक्ट। तो फिर खमाज राग है, भैरवी है, भैरव है, यमन कल्याण है और शिवरंजनी है, कुछ ऐसे राग उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये चलन इस तरह से होता है और आपको जो है वो कुछ गज़लें दी जाएगी, आप उन गज़लों को कंपोज करने की कोशिश करो। तो 8th 9th स्टैंडर्ड में हमने जो है वो थोड़ा थोड़ा शुरू किया काम। और जब मैं 11th में था तो हमारे फेलोशिप स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मेरे पिताजी म्यूज़िक टीचर थे जी। तो वहाँ पर जो है एक छोटा सा स्किट हो रहा था, ड्रामा हो रहा था। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं इस ड्रामा का बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे अगर इजाज़त दें तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कोशिश करो, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। वाह वाह। और इस तरह से जो है वो एक म्यूज़िक डायरेक्शन का जो है एक बीज मेरे अंदर आ गया। मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, और बस ये समझिए कि उसके बाद फिर तो हम अच्छे अच्छे गाने आते रहे मार्केट के, लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी साहब, और क्या नाम है आपके मदन मोहन जी, और रविंद्र जैन साहब आ गए थे। और इस तरह से ये गुणी लोगों का म्यूजिक सुनते 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 सुनते, शंकर जी भी है ना, शंकर जैक्सन, ये तो मतलब उस्ताद लोग हैं, SD बर्मन साहब। तो बड़ा मज़ा आता था और नए गाने कंपोज करने की कोशिश हम करते थे, और इस तरह से जो है वो ये बीज हमारे अंदर आए और हमने कहा कि चलो भाई म्यूजिक डायरेक्शन ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, लेकिन जो आपने सीखा वो पिताजी से ही सीखा या और भी कोई? पिताजी से। और जब आपने वो सतार की तार छेड़ी तब रवि शंकर जी आए थे, प्रोग्राम में थे, तो उसके बाद में उन्होंने आपको मतलब ऐसा नजदीक बुलाया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तभी आपको परिसर स्पर्श हो गया था। उन्होंने कहा कि भाई राठौड़ जी का लड़का है तो ये बिल्कुल हक है इसको, ये बजाएगा तो चलेगा। करेक्ट। तो खैर, वैसे आपको फोक में ज्यादा मजा आता है या क्लासिक में ज्यादा मजा आता है? सब ऐसा है कि संगीत के जो अलग अलग इमोशंस हैं, फोक एक अलग इमोशंस होता है, क्लासिकल म्यूजिक अलग इमोशंस होता है, दर्द भरे गाने एक अलग इमोशंस में आते हैं, और सेमी क्लासिकल गाने फिल्मों के वो एक अलग श्रेणी में आते हैं। और जो है फिल्म का जो एक्चुअली जो म्यूजिक है वो रोमांसी म्यूजिक है, मोहब्बत जो है वही संगीत है। वही जी हाँ, मोहब्बत के अलग अलग रूप जो है आप संगीत के जरिए आप ऑडियंस को दे सकते हैं। तो सर आपने कभी रैप वगैरह किया था तभी? हाँ बिल्कुल। तो म्यूजिक करते 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 ऐसा जमाना आ गया कि वो रैप शुरू हो गया। तो अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, ये बाली ब्रह्मभट्ट जी का गाना जो है हमने रिकॉर्ड किया बाली जी को, और उसके अंदर वो रैप भी आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रैप आज का शब्द है,
लेकिन आज से 100 साल पहले जो है वो परण, हम लोग इसको परण बोलते थे, छंद छंद, हाँ, है ना, परण। परण। तो ये जो परण होती थी ये पखवाज में भी बजती थी और ये परण तबले में भी बजती थी। है रैप ही, लेकिन 100 साल पहले इसका नाम था परण। ओ, है ना, जैसे एक दो शब्द आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुनाओ ना। कि देखिए 100 साल पहले के रैप कैसे होते थे, हाँ, कृष्ण और राधा के ऊपर। अरे वाह, क्या बात है। तो थोड़ा सा सुनाता हूँ सुनाइए। कि नाचत गोपाल लाल तक धिगित घिगित डान, राधिका मुस्कान न जात धातर के धूमतर के घिन डान, मुरली धर अधर लीन सावरेन एक तान, राधिका नृत्य कियो मार के कटाक्ष बाण, धिन 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 जात जात तट 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 जमुना तट, धृगन धृगन नीर जात, कुंज कुंज भटक भटक दृग दृग दृग, गोपिन को दृग 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 ग्वालन को, निरखे हैं जिनके नैन गोवर धनधारी के, धन 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 भाग्य उनके हैं, ता धन 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 भाग्य उनके हैं, ता धन 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 भाग्य उनके हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात तो इस तरह से जो हमारे शास्त्रों में जो है, पुराणों में ये परण के नाम से गिना जाता है और आज की डेट में इसको रैप के बोला जाता है। मतलब रैप तभी से था जी, तब से था, बिल्कुल, और अभी भी है। अभी भी है, बिल्कुल। सर कैसा है, जैसे ही श्रवण कुमार नाम आता है जी, तो अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि श्रवण कुमार ये नाम मैं फर्स्ट टाइम ऐसा आदमी हो जो ले रहा हूँ, नहीं तो आपका नाम तो नदीम श्रवण ऐसा ही लिया जाता जी, है। जी, बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। जैसे अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, लक्ष्मीकांत जी। प्यारेलाल जी हैं, जी, शंकर जयकिशन जी, जैसे अभी मराठी में दो नाम हैं, अजय अतुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम सब कर भाई भाई जैसे आपने काम किया है। मैं तो भाई ही समझता था आपको, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपका इंटरव्यू है इसलिए मैंने पूरा आपका विकिपीडिया देखा, तब राठौड़ ये नाम मुझे आज पहली बार पता चला। मतलब दो सगे भाई भी जितने नजदीक नहीं रहे होंगे, वो दो दोस्त जो हैं वो उतने दो दोस्त हैं, काम कर सकते हैं। हाँ, और आपने भाई भाई जैसा काम नदीम भैया और जो है हमारी जोड़ी जो है 1973 में बनी। हाँ, बराबर है। और 73 में आप देखिए कि पहली फिल्म हम लोगों को मिली वो भोजपुरी फिल्म थी। और भोजपुरी फिल्म में जो हमारे सिंगर्स थे वो मन्ना डे जी थे, सुमन कल्याणपुर जी थी, अरे बाप रे, रफ़ी साहब थे और आशा जी थी। करेक्ट। तो 19 साल या 18 साल की एज में रफ़ी साहब और आशा जी, मन्ना डे जी, सुमन जी से गवाने का एक जो तजुर्बा हमें मिला और उनका आशीर्वाद जो हमें मिला। आप तो बहुत यंग रहे। बिल्कुल, 18-19 साल की एज थी हमारी। तो ये समझिए कि एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया कि भाई तो म्यूजिक डायरेक्शन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह से जो है हमारी एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई। वो फिल्म गोल्डन जुबली हुई। शुरुआत की पहली फिल्म दंगल टाइटल था उसका। दंगल, करेक्ट। हमारी प्रॉब्लम हमको हिंदी फिल्में करनी थी और हमारी पहली फिल्म भोजपुरी आ गई और वो भी हिट हो गई। तो भोजपुरी के बहुत से प्रोड्यूसर्स हमारे पास आ गए कि साहब हमारी फिल्म कीजिए, हमारी फिल्म कीजिए, हमारी। तो हमने कुछ 3 या 4 फिल्में भोजपुरी की। उसके बाद हमने रोक दी कि भाई हिंदी फिल्म जब तक नहीं मिलेगी अब जो है वो काम नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन कैसा होता है कि एक आदत सी होती है ना कि अब मुझे 2 हाथ है, 2 कान है जी भाई, 2 आँख है जी, 2 पाँव है जी, तो ये आदत हो गई है, शरीर के ये हिस्से हैं। ऐसा सही है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ और नदीम जी आउट ऑफ इंडिया जब बाहर गांव चले गए, तो ऐसा होता है ना कि अभी एक हाथ नहीं है तो मैं क्या करूं यार। बिल्कुल। कल मैं उठने के बाद, मतलब आज मैं रात को सो गया और नींद जैसी ही खुलती है और मुझे पता चलता है कि एक पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो उस टाइम का जो मतलब पर्टिकुलर वही टाइम की जो भावनाएं थी यार, आज आपको कैसा महसूस होता है? मैं आपको क्या बताऊं, नदीम नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। ये 97 की बात है और नदीम श्रवण का करियर बिल्कुल पीक पे था। एक फिल्म हमारी रिलीज हुई थी परदेस, और परदेस का हमको स्क्रीन अवार्ड मिल गया था। करेक्ट। और परदेस काफी एक तरफ पॉपुलर, परदेस रिलीज होती है और दूसरी तरफ ये छोटा सा ऐसा एक हादसा हो जाता है जिसमें नदीम जी को लंदन में ही रुकना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, किसी कारणवश।
तो आप समझिए कि जैसे कि एक मुझे पैरालिसिस हो गया हो, ये फीलिंग मुझे उस वक्त आई। और बहुत ही दर्द, बहुत ही दुख। वहाँ नदीम जी तड़पते थे, यहाँ पर हम तड़पते थे। बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने आप को संभाला हमने। और करीब करीब 97, 98, 99 और 2000 हमने 4 साल फिर हमने कोई काम नहीं किया। अरे बाप रे। लेकिन 2000 में हमारी सेकेंड इनिंग्स शुरू होती है, जहाँ पे रीम जी लंदन से काम करते हैं और मैं हिंदुस्तान से काम करता हूँ। और हमने एक 25 फिल्में उसके बाद भी की। अच्छा, वो लंदन में है और आप इंडिया में, और ऐसा भी आपने काम किया है? हमने 25 फिल्में ऐसी की और 25 की 25 फिल्में फिर सुपर हिट हुई। मतलब इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। हाँ, जिसमें धड़कन और राज जैसी बड़ी बड़ी फिल्में, जी हाँ, थी। लेकिन जब ऐसा आप कभी सोचते हैं कि अब आपने ऐसा कभी सोचा था कि मैं अकेले में ऐसा मुझे काम करना पड़ेगा या 4 साल मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा? ऐसा कभी सोचा था? 17 से 18 साल की उम्र में हमने अपनी जोड़ी बनाई। और वो जोड़ी कैसी थी कि भाई अगर हम म्यूजिक डायरेक्शन नहीं करेंगे तो हम पान की दुकान खोलेंगे। ओहो। तो नदीम श्रवण पान वाला। अगर पान की दुकान नहीं चलेगी तो हम शूटिंग शर्टिंग्स का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ। कंपोजर्स कलेक्शन। मतलब ऐसा हुआ तो था नदीम श्रवण, मतलब दो नाम एग्रीमेंट ही था आपके, दो नाम है लेकिन वो एक रूह है। तो आप दोनों क्लासमेट, मतलब बचपन से दोस्त हैं? नहीं, हम लोग मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। अच्छा। और नदीम भाई भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे। हम दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। ओहो। हाँ, और एक बस ऊपर वाले का एक होता है ना, जो इंसान को ऊपर वाले को जब जोड़ी बनानी होती है, तो बस एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें नदीम जी भी थे, मैं भी था एज अ जज। दर्शकों को भी सुनना है आपका पहला इंसिडेंट। हाँ जी, हाँ जी। जो आपका दोनों का, मतलब दोनों जन आप पहली बार जब मिले। जी जी जी। वो कोइंसिडेंस था या इंसिडेंस था या क्या था? मतलब नहीं, एक्चुअली कोइंसिडेंस ही इसको मैं बोलूँगा कि एक हरीश बोपैया नाम से एक लड़का मेरे पिताजी के पास म्यूजिक सीख रहा था, गाना सीख रहा था वो। तो हरीश बोपैया और नदीम दोनों एक ही कॉलेज में थे। और एक साल में एक प्रोग्राम होता है कॉलेज में। तो हरीश ने मुझे कहा कि श्रवण भैया, हमारे कॉलेज में एक वेलफेयर का प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर मैं गाने वाला हूँ स्टेज पे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आएँ हमारी कॉलेज में और आकर के मेरा गाना सुनिए कि मैं कैसा गा रहा हूँ। और वहाँ पर आपको मैं मेरे एक दोस्त से मिलवाऊंगा जिसका नाम है नदीम। वो भी म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे। और मुझे मालूम है कि आपका भी म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ आपका भी रुख जो है उस तरफ है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप दोनों की मुलाकात हो जाए। तो आप समझिए कि हम उनकी कॉलेज में जाते हैं और वो प्रोग्राम शुरू होता है। और बस जो है स्टेज के ऊपर मैं देखता हूँ कि एक बड़ा हैंडसम सा लड़का जो है बहुत अच्छे तुम्बा, कॉन्गो वगैरह जो है बजा रहा है। और उसके ऊपर से मेरी नज़र हटती नहीं है। और इंटरवल होता है और मैं हरीश से कहता हूँ कि हरीश, वो कौन है भाई? तो बोले, यार श्रवण भाई, आपको उन्हीं से मिलवाना है, आइए हम लोग चाय भी पीते हैं और मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। और फिर नदीम भाई से इंट्रोडक्शन हुई। और जैसे इंट्रोडक्शन हुई तो एक हम लोग नहीं इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं, एक कॉफ़ी गर्म पानी में डाल दिया और तैयार हो जाती कॉफ़ी। तो एक रिएक्शन दोनों का, हम मेरा और नदीम जी का दोनों का सेम रिएक्शन था कि श्रवण भैया, आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप कभी मुझे रात को 12 बजे बुलाएंगे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने बोला, नदीम भाई मेरा भी ऐसे ही है, आप मुझे 12 बजे बुलाएंगे मैं भी हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग, मतलब ये ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है। हाँ, हम लोग ज़रूर मिलेंगे, बस इतना बोल के हम अपने घर आए। और 15 दिन के बाद वो हरीश भैया को नदीम भाई ने बोला कि श्रवण भैया को बुलाओ, घर पर बुलाओ। और बस ये समझिए कि उसके बाद हम घर गए। फिर हम नदीम के मम्मी, डैडी, भैया है ना, सबसे मुलाकात हुई और सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और बड़ा मतलब एक ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले का कुछ प्लानिंग था। और देखिए नाम जो है ना, नदीम श्रवण, अब देखिए ये नाम कल्याण जी आनंद जी जैसा नहीं है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा नहीं है, सोनिक ओमी जैसा नहीं है,
आप समझिए। तो नदीम श्रवण कुछ मतलब एक वो ऐसा नहीं बैठता है कि कोई बहुत बड़ा पॉपुलर होने वाला नाम है, लेकिन साहब हमने कहा कि जो नाम है वो ही रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम और लोग। देखो ना, उस नाम है नदीम श्रवण। हाँ। और जितने गाने बने वो भी श्रवणीय। हाँ जी, तो हाँ जी। वो ऊपर वाले का ही मुझे लगता है कि तो उसने वहां से ये जोड़ी बनी है और आज भी हमारा नदीम जी के साथ वही मतलब जो है वो तालमेल है। और हर 15 दिन में मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। अब मुझे पूछते रहते हैं आप कैसे हो, क्या है, मैं उनको पूछता हूँ आप कैसे हो, क्या चल रहा है, और इस तरह से एक फैमिली का। तो अभी आप मतलब आशिकी का जो दौर अभी वो अलग ही दौर था, आज का दौर अलग है जी। तो अभी कुछ आपके प्रोजेक्ट चालू हैं या आने वाले हैं? डेफिनेटली देखिए, ऐसा है कि संगीत जो है वो उसके लिए कोई एज नहीं होता, लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती उसकी। एस.डी. बर्मन साहब जब 63 ईयर के थे, 64 ईयर के थे, तो उन्होंने गाना बनाया था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो एज बार नहीं है। तो हम बहुत से मतलब अच्छे प्रोडक्शन की राह देखते हैं, अच्छे बैनर की राह देख रहे हैं कि कोई अच्छा बैनर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्टारकास्ट और रोमांटिक कोई अच्छी फिल्म आ जाए नदीम श्रवण को लेकर के। तो हम दोनों तैयार हैं उसके लिए। क्योंकि गाने तो बनते रहते हैं, रोज नए नए गाने कंपोज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, स्टॉक में तो बहुत ज़बरदस्त गाने हैं। तो देखिए, जब नदीम श्रवण का स्टॉर्म आया था तो ऐसे कैसे होता है कि एक साथ 150 फिल्में आप सुपरहिट देते हैं, समझ रहे हैं आप? समझे 150 फिल्म को सुपरहिट म्यूजिक देने के लिए आपके पास बहुत भंडार होना चाहिए। तो जो हमारा स्ट्रगल पीरियड था 73 से 90, जो 17 साल स्ट्रगल का गया, उस 17 साल में हम लोग रोज गाने बनाते थे और हमने अपना एक बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि कोई जिस सिचुएशन को डायरेक्टर जो सिचुएशन बोलता था, हम लोग उस सिचुएशन पे रेडी रहते थे कि हमको मालूम है कि यही गाना लगेगा, और वही गाना लगता था। और मतलब तो उसके बाद फिर एक 17 साल का गैप हुआ है, तो फिर कुछ बहुत सारा स्टॉक तैयार हो गया है। तो अगर कोई करेक्ट प्रोजेक्ट आएगा तो हम डेफिनेटली काम करेंगे। जाते जाते एक लास्ट छोटा सा रैपिड फायर, आपके पूरे जिंदगी में अभी तक, मतलब आप संगीतकार बने या पहले आप स्टूडेंट थे, बाद में आप नदीम जी को मिले, फिर संगीतकार बने, यहाँ तक आपकी जिंदगी आई है जी भाई। समय के साथ हम लोग बिताते हैं आने वाले दिन। बिल्कुल। ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहता हूँ। एक ही सेंटेंस में उसका जवाब देना है जी। आप दोनों छोड़कर आपको सबसे ज्यादा पसंदीदार संगीतकार कौन है? अच्छा, आप दोनों छोड़ के। वाह, क्या बात है। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी। सबसे अच्छा सिंगर? रफी साहब। और सबसे अच्छा लिरिक्स जो लिखता है? आनंद बख्शी साहब। क्या बात है, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, दर्शकों को भी बहुत खुशी हुई। श्रवण जी, आज आप हमारे न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलते हुए। और हमारे न्यूज़ डंका के जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सबको नदीम श्रवण की तरफ से संगीत भरा नमस्कार। न्यूज डंका एंड्रॉइड ॲपवर येत आहे, तुम्ही पण लवकरच हा ॲप डाउनलोड करा आणि एन्जॉय करा न्यूज डंका।